कुछ देर बाद दिखाया जाता है जहाँ पर लोरेथिल बोलती है मैं कुछ भी देख नहीं पा रही हूँ। एडी बोलता है उसकी चिंता मत करो, बस मेरा हाथ पकड़ो और मुझे फॉलो करते रहो। कैंप में बेले माया होंगी, हम लोग का इंतजार कर रही होंगी। उसके पास में तुम्हारे विला की चाबी थी तो वो हम लोग के लिए दरवाज़ा खोल करके रखेगी और तब तक तुम वहाँ पर इंतजार कर सकती हो। इसको सुन करके लोरेथिल बोलती है क्या उस मेड ने तुम्हें ये सजेस्ट किया? इसको सुन करके एडी बोलता है वेले माया। फिर वो उसको कुछ समझ में आता है और वो वहीं लोरेथिल की तरफ में देखने लग जाता है और बोलता है कि क्या तुम बेले माया पर भी भरोसा नहीं करती हो? इसको सुन करके लोरेथिल बोलती है कि बस मैं ऐसी ही हूँ, मैं किसी पर भरोसा नहीं करती हूँ। मैं जानती हूँ कि वो अच्छी इंसान है लेकिन फिर भी मतलब मैं उस पर तब तक भरोसा नहीं कर सकती हूँ क्योंकि हर कोई इंसान वो कभी ना कभी भरोसा तोड़ ही देता है अगर उसे एक अच्छी डील मिले। वेल मुझे पूरे तरीके से बेले माया पर भरोसा नहीं है और हंसते हुए कह रही होती है। इस पे एडी बोलता है तो फिर क्या ये चीज़ मेरे लिए अप्लाई नहीं होती है? इसको सुन करके लोरेथिल बोलती है इसी वजह से मैं तुम्हें एक चीज़ बताना चाहती हूँ। जब से मैं ओल्ड एज से आई हूँ मुझे ये रियलाइज हुआ है कि मतलब मुझे ये समझ में आया है कि जब मैं एक्टिंग कंपनी लीडर के तरीके यहाँ पर काम कर रही हूँ तो फिर मुझ में एक चीज़ की कमी है। जहाँ पर भी पॉलिटिशियन और जनरल्स ऐसे लोग होते हैं उनके पास में हमेशा ही ऐसे लोग भी होते हैं जो कि उनके लिए बिना किसी सेल्फिश रीज़न के बस खड़े रहते हैं। अंत तक वो उनके साथ ही खड़े रहते हैं, मतलब कि उनके लोग जो कि हमेशा ही उनके ही रहते हैं। और एल्टे के पास में भी उनकी कमी थी और शायद से इसी वजह से मैं उससे जीत पाई थी और अब मुझे ये रियलाइज हुआ है कि मेरे पास में भी उनकी कमी है तो मेरा भी अंत वैसा ही हो सकता है। मुझे नहीं पता कि मेरे पास में कोई ऐसा है भी जिसको मैं अपना इंसान बुला सकूं, तो प्लीज मेरे बन जाओ और मैं तुम्हारी बन जाऊंगी। लेकिन मैं जानती हूँ कि इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है, इसलिए हम लोग इसको एक इंटरडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हैं। इस पे एडी बोलता है कि ये कैसा बेकार सा ऑफर है लोरेथिल। इस पे लोरेथिल सैड हो जाती है और बस शांत हो जाती है वहाँ पर। तभी एडी बोलता है कि मैं तुम्हारा ही हूँ हमेशा से ही, बहुत लंबे समय से। इसको सुन करके लोरेथिल शॉक हो जाती है। एडी बोलता है क्या इसका मतलब ये है कि अभी तक तुम मेरी नहीं थी? भाई तभी वो शॉक हो जाता है क्योंकि लोरेथिल के वहाँ पर आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं। एडी बोलता है क्यों, तुम रो क्यों रही हो? और वो मतलब बहुत ज़्यादा रोना शुरू कर देती है एकदम बच्चों के तरीके, जैसे कि उससे किसी ने पहली बार कहा है और सच में बहुत इमोशनल होता है। फिर वो एडी के चेस्ट पर अपना सर रख के वहीं पर रोना शुरू कर देती है। एडी बोलता है ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके लिए तुम्हें रोना चाहिए। इस पे लोरेथिल बोलती है शांत रहो, ये मेरा पहली बार है कि मैं किसी के सामने रो रही हूँ। और फिर रोते रोते कुछ देर में स्माइल करती है और वो मूवमेंट कुछ समय तक ऐसा ही चलता है। वहीं पर हम लोग को सीन शिफ्ट होकर के दिखाया जाता है जहाँ पर जो ड्यून होता है वो देख रहा होता है कि आइसला कहीं पर भी नहीं है और बोलता है कि पक्का ही वो अभी तक 4th फ्लोर तक पहुँच चुकी होगी, जल्दी से जल्दी ऊपर के फ्लोर में जाओ। तभी अचानक से बहुत तेज़ से आवाज़ आती है। इसको सुन करके ड्यून बोलता है कि आखिर ये क्या है? तो इस पे वो लोग बताते हैं कि एक्चुअली हमारे जो वर्कर हैं वो ऊपर के फ्लोर में नहीं जा पा रहे हैं। असल में भी टेलर मैक्लोर उसी के साथ में एड रोड टेलर के जो हायर्ड मशीनरी हैं एक दूसरे से लड़ रहे हैं। इसको सुन करके ड्यून एकदम पागल हो जाता है, क्या एड रोड टेलर के मशीनरीज, आखिर ये चल क्या रहा है? और वहीं दिखाया जाता है जहाँ पर जो टेलर होता है सामने लड़ रहा होता है एल्विरा से। एल्विरा एक आइटम फेंकती है जिससे एक बहुत बड़ा सा ब्लास्ट होता है और इसको देख करके वो खुश होती है, अब मैं थोड़ा सा उससे डिस्टेंस बनाऊंगी। तभी सामने से टेलर बोलता है इनका कोई भी फायदा नहीं है, ये मुझे रोक नहीं पाएंगी। और आगे की तरफ में बढ़ता है तब तक एल्विरा उस पर एक और अटैक कर देती है और जो कि एक बड़ा सा मतलब आग का हमला होता है जिसको कि टेलर एलिमेंटल स्लैश से रोक रहा होता है। लेकिन इस चक्कर में वो एल्विरा के भी एक कट मार देता है, इससे उसे भी बुरा लगता है और वो तुरंत अपनी तलवार को छोड़ देता है और बोलता है मुझे माफ़ करना लेकिन मुझे आइसला को बचाना है, यहाँ पर कोई भी कारण नहीं है कि तुम इतना ज़्यादा आगे तक जाओ, है ना? तभी एल्विरा बोलती है तुम डेफिनेटली सच में बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड हो टेलर,
और तभी वो दो छोटे छोटे से बीट्स फेंक देती है जिनसे कि बड़े बड़े दो खरगोश बन जाते हैं जो कि उसकी तरफ अटैक करने के लिए बढ़ते हैं। तभी एल्विरा देख करके शॉक हो जाती है क्योंकि टेलर की तलवार तो नीचे गिरी होती है और वो सोचती है कि मैं कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ गई, मुझे इसको रोकना पड़ेगा। लेकिन तब तक एक खरगोश उनमें से मारा जाता है और राइटर बताता है कि लुडेन के द्वारा, द फर्स्ट स्वॉर्ड्समैन के द्वारा बनाई हुई एक टेक्निक, एक मिथिकल स्वॉर्ड्समैनशिप जो कि उन्हीं लोगों को सिखाई जाती है जिनके अंदर मैक्लोर का खून है। ये है एटर्नल ब्लेड जो कि इंटरनल माना से बनती है और अपने अपोनेंट्स को पूरे तरीके से ख़त्म कर देती है, द फैंटम स्वॉर्ड टेक्निक। और टेलर ने फाइनली उसको अचीव कर लिया होता है और टेलर जो कि अपनी लिमिट तक पुश कर लिया गया था उसने भी इसका हायर लेवल अचीव कर लिया और वो अटैक कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम थी कि उसे नहीं पता था कि आखिर इसको प्रॉपरली कैसे हैंडल किया जाता है। उसी का एक अटैक बढ़ने लग जाता है एल्विरा की तरफ में। एल्विरा भी अपनी आंखें बंद कर लेती है और फिर जब वो आंखें खोलती है तो देखती है कि उसके सामने क्लैवियस खड़ा है जिसने कि अपने ऊपर उस अटैक को सह लिया है। और क्लैवियस बोलता है, टेलर आखिर तुम अभी अभी ये क्या कर रहे थे? और क्लैवियस बताता है कि मुझे घर जाना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसी वजह से मैं स्कूल में रहा था। और फिर एल्विरा मुझे हर जगह पर घुमाया करती थी ब्रेक टाइम पे और मुझे बेसिक एटिकेट सिखाया करती थी और इवन मुझे वो हाई सोसाइटी के इवेंट भी अटेंड करने पड़े। मुझे उन वजह से बहुत कुछ सहना पड़ा। और उस दिन जब एल्विरा निकली ये कहते हुए कि मुझे डॉर्मेट्री में कुछ काम करने हैं तो मैं कल मिलूंगी, इसको सुन करके मैं बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि मुझे फाइनली अपना फ्रीडम मिला था। बस मैं वही अपनी फेमिलियर सी नाइट डार्कनेस उसको पसंद कर रहा था। लेकिन जब वो लेटा होता है तो सो ही नहीं पाता है। क्या डॉर्मेट्री में कुछ काम? लेकिन आखिर उसको ऐसी क्या ही चीज़ आ गई कि उसको इतनी रात में जाना पड़ा? फिर वो निकल जाता है और कहता है, सच में मैं पूरे तरीके से पागल हो गया हूँ। और प्रेजेंट टाइम में वो यहाँ पर आ चुका होता है। इस पे एल्विरा बोलती है, क्लैवियस रुको ये। इस पे क्लैवियस बोलता है, तुम शांत रहो, और उसके हाथ को देखता है और बोलता है कि तुम शांत रहो एल्विरा, अब मैं इसको ख़त्म करूँगा। और इसको देख करके टेलर बोलता है कि क्या क्लैवियस, और अचानक से घबरा जाता है। और राइटर बताता है, टेलर मैक्लोर ने हमेशा ही क्लैवियस के बारे में एक दो र्यूमर्स सुने थे, लेकिन टेलर ने कभी भी नहीं सोचा था कि वो खुद ब खुद उन र्यूमर्स के सच को अब खुद ब खुद सामने से देखने वाला है। वही र्यूमर्स कि नॉर्थडेल फैमिली के अंदर में एक 100 डीमन रहता है और क्लैवियस अपने ब्लड आर्ट्स को एक्टिवेट कर लेता है और बहुत ज़्यादा बैडस लग रहा होता है। अब टेलर को क्या होगा? एल्विरा फिर अपनी स्टोरी सुनाना शुरू करती है जहाँ पर वो बताती है कि मैंने ये शब्द कई बार सुने हैं कि मेरी ज़िंदगी से दूर रहो। एनिस्टन फैमिली वो एल्केमी में बहुत अच्छी मानी जाती थी, लेकिन मुझे नहीं समझ में आता क्यों इनएफिशिएंट फार्मूला, मैजिक इंजीनियरिंग टूल जिनमें की मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है और रेसिपी जिनमें ऐसे इंग्रेडिएंट पड़े हुए हैं जिनकी ज़रूरत भी नहीं है, आखिर मैं उनको चेंज किए बगैर कैसे रह सकती हूँ? जब भी मेरे पास में वक्त होता तो मैं अपने सिबलिंग्स की रिसर्च पर क्रिटिसिज्म करती और उनको बताती कि आखिर क्या गलत है। और सिर्फ रिजल्ट ही नहीं बल्कि मैं उनको लेक्चर देती उनके एटीट्यूड, वैल्यू और इवन इन चीज़ों पर भी कि क्या उन लोगों के पास में वो चीज़ है जो कि एक अच्छी रिसर्च के लिए चाहिए। और उसके बाद में वो इंसिडेंट हुआ जहाँ पर वो कुछ बता रही होती है, तब तक उसकी बहन उसके एक कंटा मार देती है और एल्विरा वहाँ पर एकदम घबरा जाती है। सामने से वो बहन गुस्से में बोलती है, तुम बहुत ज़्यादा खुश होगी है ना, मतलब तुम हम जैसे रेगुलर लोगों को कुछ भी समझती नहीं हो। तुम्हें क्या लगता है तुम इस दुनिया की सेंटर हो? मुझे पता है कि मैं एंट्रेंस एग्जाम में फेल हो गई, तो तुम अब मेरी ज़िंदगी से दूर रहो। और वो एकदम गुस्सा भी होती है, रो भी रही होती है। सामने बच्ची एल्विरा वो भी रोने लगती है और प्रेजेंट वाली एल्विरा कहानी सुनाते हुए बोलती है, आखिर मैंने क्या ही गलत किया था? चाहे कुछ भी हो, मैंने उसको सब कुछ सही बताया था कि आखिर इंग्रेडिएंट में क्या क्या कमी है। लेकिन अंत में उन लोगों ने ये माना नहीं कि वो लोग मुझसे छोटी हैं और मैं भी रुकी नहीं। मैंने इसके बजाय और ज़्यादा तेज चिल्लाना शुरू कर दिया और फिर बाद में मैंने सुना कि मेरी बहन ने एल्केमी को छोड़ दिया और कैपिटल में जा कर के अकाउंटिंग पढ़ने लगी। मैंने ये डिसाइड किया कि मैं अपनी पागल बहन के ऊपर अब चिंता नहीं करूँगी जो कि मुझसे छोटी है और उसकी कोई भी औकात नहीं है।
कि वो कुछ भी उखाड़ नहीं पाई, बल्कि उसके बजाय गुस्से में मुझे गालियां देने लगी। और उसी के बाद में धीमे धीमे जब मैं सिल्वेनिया के अंदर आ गई और टॉप स्टूडेंट भी बन गई, तो लोग मुझे बुलाने लगे बीच में घुसने वाला, दूसरों के बिजनेस में बीच में घुसने वाला। लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आखिर लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। तो आखिर अभी क्यों मुझे अभी क्लेबियस के बारे में ये क्यों लग रहा है कि आखिर क्या वो भी मेरे बारे में ऐसा ही सोचता है। और क्लेबियस वहां पर गुस्से में खड़ा होता है। तभी टेलर बोलता है, क्लेबियस तुम्हें इवन पता भी नहीं है कि क्या चल रहा है। क्लेबियस बोलता है, शायद से मुझे ना पता हो, और आगे बढ़ता है अटैक करने के लिए। और उसके नजदीक जाते हुए बहुत गुस्से में बोलता है, लेकिन मुझे पता है कि आखिर तुमने अभी क्या करने की कोशिश करी है। एक अटैक करता है जिससे कि टेलर एकदम दीवार तोड़ करके दूर गिरता है जाकर के। तभी क्लेबियस बोलता है, मेरी नजरों के सामने से हट जाओ। आगे जा करके मुझे नहीं पता कि आखिर मैं कब तक इसको कंट्रोल कर पाऊंगा टेलर। तो तभी सामने देख करके शॉक हो जाता है, क्योंकि टेलर भी अपने स्वॉर्ड्समैन वाले फॉर्म में आ जाता है और कहता है, मैं भी पीछे नहीं हटने वाला हूँ क्लेबियस। क्लेबियस बोलता है, ऑफ कोर्स तुम नहीं हटोगे, और गुस्से में बढ़ता है अटैक करने के लिए। वो लोग एक दूसरे से लड़ाई करते हैं और क्लैश करते हुए पीछे टेलर बोलता है, तुम्हें नहीं पता कुछ भी, और अटैक करके आगे निकल के आता है, जिससे कि क्लेबियस को चोट लगती है और उसके खून निकलता है। टेलर बोलता है, मेरे रास्ते में मत आओ क्लेबियस। लेकिन जो उसका खून निकला होता है वो अचानक से वापस आता है और उसके आसपास घूमने लगता है और उसकी पावर को और ज्यादा बढ़ाना शुरू कर देता है। क्लेबियस इस पे बोलता है, क्या मुझे कुछ भी नहीं पता, और बढ़ता है दोबारा से अटैक करने के लिए कि ये ऑब्वियस है टेलर, ये है इस वजह से क्योंकि तुम आइज़ला के लिए यहाँ पर आए हो, है ना। और उस पर अटैक करता है, जिससे कि टेलर को भी इस बार चोट लगती है और टेलर भी अटैक करके क्लेबियस को एक घाव देता है। क्लेबियस बोलता है कि किसी भी हालत में तुम इतने ज्यादा इन्वेस्टेड नहीं हो सकते थे अगर ये आइज़ला ना होती। इस पे टेलर बोलता है, जब तुम्हें पता है तो तुम ये क्यों कर रहे हो। तो फिर क्लेबियस आसपास घूमना शुरू कर देता है और कई सारे अटैक उस पर कर रहा होता है और बोलता है, तो फिर आखिर इससे क्या फर्क पड़ता है। जैसे कि तुम्हें आइज़ला गुस्सा दिलाती है तो मुझे भी ये चीज गुस्सा दिला रही है, और कई सारे उस पर अटैक करना शुरू कर देता है। टेलर इसको देख करके अपने मन में सोचता है कि एक बार अगर क्लेबियस अपना कंट्रोल खो दे तो फिर वो हाथों से निकल जाता है और जिस भी चीज को देखता है उसको काट के रख देता है। वो एक ऐसा मॉन्स्टर बन जाता है जो कि तब तक फाइट करेगा जब तक वो खुद ब खुद पूरा थक नहीं जाता है। अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे इस फाइट को जल्द ही एक ही बार में खत्म करना पड़ेगा। मेरी आंखें उसे कैच अप नहीं कर पा रही हैं। तो फिर जैसा कि मैं देख सकता हूँ वो मेरे वीक पॉइंट पर ही अटैक कर रहा है, तो मैं खुद ब खुद एक वीक पॉइंट उसके लिए खोलूंगा। और पीठ खोलता है, जिससे कि क्लेबियस भी उसकी पीठ पर अटैक करने के लिए आ जाता है। और टेलर भी सोचता है, अब मैं फाइनल स्ट्राइक के साथ में इसे खत्म करूंगा, और पीछे की तरफ में अटैक करने के लिए मुड़ता है। लेकिन तभी शॉक हो जाता है क्योंकि वहां पर अब एल्विरा खड़ी हो चुकी है आकर के और रोकने के लिए तैयार है क्लेबियस को। वहीं इसको देख करके टेलर बोलता है, मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया, इवन मैं रुक भी जाऊं, लेकिन यहाँ पर क्लेबियस नहीं रुकने वाला है और वो किसी भी हालत में एल्विरा को खत्म कर देगा। सॉर डीमन कभी भी नहीं रुकता है। लेकिन तभी एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है और टेलर फिर आंखें खोलता है। दिखाया जाता है एल्विरा ठीक होती है। वहीं पर जो क्लेबियस होता है एकदम दूर गिरा होता है जाकर के, जो कि खुद ब खुद एकदम कांप रहा होता है। तभी एल्विरा जाती है, उसको गले लगा लेती है और बोलती है, जाओ टेलर, जल्दी से जल्दी जाओ। इस पे टेलर बोलता है, क्या? तो एल्विरा बोलती है, जल्दी जल्दी अंदर जाओ, क्या तुम्हें आइज़ला को बचाना नहीं है? आखिर तुम्हारे लिए अभी जरूरी क्या है? जल्दी से जल्दी जाओ, एड रोड टेलर ने आइज़ला को ले लिया है, बाकी सब चीजें तुम्हारे ऊपर हैं, तो अगली बार मैं तुमसे माफी मांग लूंगी, अभी के लिए जाओ। तो इस पे टेलर वहां से चला जाता है और फिर एल्विरा निकालती है एक कामिंग रिएजेंट और बोलती है, क्लेबियस इसको पी लो, और उसे पिलाने की कोशिश करती है, लेकिन क्लेबियस उसे पी ही नहीं रहा होता है। इस पे एल्विरा खुद ब खुद उसको पीती है और किसके जरिए, यानी कि माउथ टू माउथ अंदर तक पहुंचा देती है दवा, जिससे कि क्लेबियस धीमे धीमे करके ठीक हो जाता है और वो दोनों दूर हटते हैं। एल्विरा शर्मा रही होती है और गुस्से में बोलती है, आखिर तुम यहाँ इन चीजों में क्यों इन्वॉल्व हो गए? मैंने तुमसे कहा था ना कि इनसे बाहर रहना। इस पे
क्लेबियस बोलता है ये चीज़ मुझे पूछनी चाहिए, डैम इट। तुम मुझे अलग अलग वियर्ड सी जगहों पर ले जाया करती थी, मुझे बांध कर रखती थी, मुझे लेक्चर दिया करती थी। अगर हम लोग बात कर रहे हैं बीच में आने की तो फिर तुम मुझसे ज़्यादा वो चीज़ करती हो। तो जैसे ही एल्विरा ये बात सुनती है उसे अपनी बहन की बात याद आती है। इस पे एल्विरा बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाती है। क्लेबियस बोलता है मैं तुमसे ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम इन चीज़ों में इन्वॉल्व मत हो, लेकिन तुम इसी तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करती हो, और अगर ये तुम मेरे लिए कर रही हो, खैर ऐसा नहीं है कि मैं ये कहूँ कि मुझे ये नापसंद है, लेकिन फिर भी इससे गुस्सा तो आता ही है। तभी एल्विरा डेला एनिस्टन जो कि उसकी बहन थी उसे याद करते हुए बोलती है मेरी बहन, जो कि मैं सोचती थी कि वो मुझसे नीच है, इस वजह से मुझे बस गालियां दिया करती है, तो मैंने सोचा था कि मैं किसी भी हालत में उसके बारे में चिंता नहीं करूंगी। लेकिन सोचा जाए तो फिर वही वक्त था जब मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, जब मैं उसके साथ में रिसर्च कर रही थी। मेरे दिमाग के अंदर ये चल रहा था कि अगर वो एल्केमी सही तरीके से मेरे साथ में प्रैक्टिस करेगी तो वो आगे जा कर के इम्प्रूव कर पाएगी, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाई, बल्कि मैं उसके मैटर में घुस गई। ये मेरी गलती थी, ये पूरे तरीके से मेरी गलती थी। लेकिन उसके बाद में भी मैं वैसे ही चलती रही और लोगों के मैटर में बीच में टांग अड़ाती रही। मैंने कई सारे एक्सक्यूजेस बनाए ये कहते हुए कि मैं सिर्फ और सिर्फ सच बोल रही हूँ, लेकिन अंदर से मैंने सोचा था कि अगर मैं किसी भी हालत में किसी डीप रिलेशन में जाऊंगी ही नहीं तो फिर मुझे किसी भी हालत में कोई लॉस या फिर सैडनेस नहीं सहनी पड़ेगी किसी को खोने की। और इसी वजह से मैं लोगों के मामले में टांग अड़ाती रही जानबूझकर, ताकि दूसरे लोग मुझसे नफरत करें, और इस तरीके से मैं पूरे तरीके से अकेली हो गई। लेकिन ये आदमी जो कि पूरे तरीके से क्लूलेस लगता था, उसने मेरे टांग अड़ाने को बहुत लंबे समय तक सहा। वो मुझसे ज़्यादा समझता है। मैं जो कि सोचती थी कि मुझे कोई नहीं समझ सकता है, मैं वो जो कि खुद ब खुद अपने आप को समझने से इनकार करती थी। ये डैम आदमी ये शुरुआत से ये जानता था, और वहां पर रोने लग जाती है। तुम पूरे तरीके से इडियट हो क्लेबियस। तभी क्लेबियस उसके सर पर हाथ ले जाता है और उसे अपने चेस्ट से चिपका लेता है, एक तरीके से गले लगा लेता है, और वो दोनों शांति में एक प्यारे से माहौल के साथ में बैठे होते हैं। और क्लेबियस भी बोलता है कि हाँ, मुझे भी यही लगता है कि मैं इडियट हूँ। दिखा जाता है दूसरी तरफ पे, जहाँ पर जो आइजला होती है वो भाग रही होती है और डरते हुए अपने मन में सोचती है आखिर चल क्या रहा है। जब एडी ने मुझे प्रपोजल दिया था तो मैंने किसी भी हालत में नहीं सोचा था कि ये इतना ज़्यादा सीरियस हो जाएगा, क्योंकि सेकंड फ्लोर पर जिक्स वो तो नॉर्मली है, लेकिन थर्ड फ्लोर के वेटिंग रूम में जो मैंने सेंस किया वो बहुत ज़्यादा डरावनी चीज़ थी। और आखिरी में और वहाँ पर सामने से ट्रैंकियाना को देखती है, जो कि उसे हाय बोलती है और बोलती है तुम इस रस्सी का यूज करो और चली जाओ। जैसे ही तुम ऊपर चढ़ोगी तो आगे बढ़ते हुए जंगल में तुम्हें कई सारे बीट्स मिलेंगे, तुम उनको फॉलो करते हुए चले जाना, तुम्हें एडी मिल जाएगा, और चिंता मत करो, मैं यहाँ पर हर एक चीज़ को संभाल लूँगी। आइजला बोलती है तुम्हारा मतलब क्या है संभालने से? इस पे ट्रैंकियाना बोलती है मैं वही करूँगी जो कि मुझे कहा गया है करने के लिए। पहले मैं तुम्हें एडी के कैंप पर भेजूंगी और उसके बाद मैं टेलर को रोकूंगी। तुम बिल्कुल भी खुश नहीं लग रही हो आइजला। आइजला बहुत ज़्यादा सैड होती है। तभी ट्रैंकियाना उसे उड़ाते हुए बोलती है जिस बारे में तुम चिंता कर रही हो वो कभी भी नहीं होगा। मैं सच बताऊं तो फिर ये सारी की सारी चीज़ें उसी के लिए हो रही हैं। तो इस पे आइजला बोलती है लेकिन आखिर तुम कैसे ही इतना ज़्यादा श्योर हो सकती हो इसके बारे में? ट्रैंकियाना बोलती है अगर तुम क्यूरियस हो तो क्या ख्याल है आइजला, तुम खुद ब खुद उसी से पूछ लो जा करके। एडी के कैंप पर दिखाया जाता है सीन शिफ्ट होकर के, जहाँ पर बेले माया बढ़िया से आग ताप रही होती हैं और बढ़िया से आग जल रही होती है, आग ताप रही होती हैं। अपने एडी और लोरेथिल अंदर चले गए होते हैं और बेले माया से बोला होता है जैसे ही कोई आए तो हमको बता देना। फिर एडी बोलता है कि ये इंसिडेंट वो पावर स्ट्रगल के चलते हुआ है, तो हम लोगों को कोई पावरफुल इंसान चाहिए, तो हम लोग को प्रिंसेस फोनिया के साथ में काम करना पड़ेगा। लोरेथिल बोलती है क्या प्रिंसेस फोनिया? तो एडी बोलता है कि हाँ, वो एक ऐसी इंसान है जिसके पास में सच में पावर है जो कि हम लोग की यहाँ पर मदद कर सकती है।
तो इस पे लोरेथिल बोलती है मुझे पक्का नहीं पता है, क्योंकि जब तुम अनकॉन्शियस थे रोड टेलर मैनर में तो फिर मैंने कई सारी चीजें करी थी और प्रिंसेस फोनिया को ऐसा लगता है कि मैं प्रिंसेस सेलाहा के साथ में हूँ, तो फिर मुझे नहीं लगता है कि वो किसी भी हालत में मेरी मदद करेगी। तो इस पे एडी बोलता है क्या इसका मतलब? तो लोरेथिल बोलती है मैं छुपाना नहीं चाहती थी, तो इस वजह से मुझे वहां पर ये सब करना पड़ा। उसी के साथ में वो और मैं, वो एकदम पानी और तेल के तरीके हैं। एडी अपने मन में सोचता है मुझे पता है ओरिजिनल स्टोरी में ये लोग कभी भी एंडिंग तक नजदीक आ ही नहीं पाते हैं। भले ही यहाँ पर कई सारे रास्ते थे, लेकिन एक भी रास्ता ऐसा नहीं था जिसमें कि ये दोनों एक साथ मिलें। और एडी बोलता है इवन भले ही कुछ भी हो, लेकिन अभी के लिए हम लोग पिकी नहीं हो सकते हैं। तुम्हें अपनी पोजीशन को दोबारा सोचना पड़ेगा। अगर तुम्हारे पास में और ज्यादा वक्त होता तो फिर हम लोग दूसरे रास्ते ढूंढ सकते थे, लेकिन अभी के लिए क्योंकि प्रिंसेस पर्सिका ड्यून और स्लोक के साथ में है, तो फिर प्रिंसेस फोनिया वही एक अकेली हैं जो कि उनके खिलाफ खड़ी हो सकती हैं। तो फिर बस मेरे लिए इस बार प्रिंसेस फोनिया के साथ में काम करो। तो इस पे लोरेथिल उसके हाथ में हाथ रखती है और बोलती है लोग कहते हैं जो भी पहले प्यार में पड़ता है वो हारता है। मेरे हिसाब से मेरे पास में कोई भी चॉइस नहीं है। और भाई वहीं पर लेट जाती है। एडी बोलता है कि हाँ थैंक यू तुम्हारे कोऑपरेशन के लिए। और क्या तुम्हें पता है ड्यून के प्लान के बारे में? तो इस पे लोरेथिल बोलती है अगर अंदर की बात करी जाए तो फिर मुझे कंपनी के मर्चेंडाइज के बारे में पता है। तो इस पे एडी बोलता है आखिर बाहर के बारे में क्या? इस पे लोरेथिल बोलती है इवन कंपनी के बाहर भी उनके पास में सिर्फ और सिर्फ अकेडमी का ही एक्सेस हो सकता है। तभी वो कुछ समझ जाती है और उठते हुए बोलती है मैं समझ गई वो कहाँ पर है। एडी बोलता है क्या कहाँ पर है? तो लोरेथिल बताती है कि वहाँ पर मेरे विला में, क्योंकि ये जो मकान है वो ड्यून ने ही बनवाया है। और यहाँ पर जब मैं ओल्डेक में थी तब भी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में बहुत ज़्यादा वक्त लग रहा था और ये वाइन सेलर अभी तक मुझे इसकी चाबी नहीं दी गई है। तो फिर वो लोग उस वाइन सेलर को तोड़ते हैं और अंदर आ जाते हैं और सामने देख करके बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं। सामने की चमक ही इतनी ज़्यादा होती है। और एडी बताता है कि ये पहले से ही पता था कि ड्यून छोटी छोटी चोरियां किया करता है और थोड़ा बहुत रुपए भी स्मगल करता है, लेकिन जैसे कि बूंद बूंद से सागर बढ़ता है वैसे ही छोटा छोटा रुपए वो अगर बहुत लंबे समय तक बचाया जाए तो एक समय बाद वो छोटा रुपए नहीं बचता है, बल्कि वो बहुत ज़्यादा बड़ा रुपए हो जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा कीमत में। और इसको देख करके वो दोनों लोग शौक होते हैं। एडी उसे वाइन सेलर से निकालता है और बोलता है लोरेथिल भागो, मैं तुम्हें किसी भी हालत में धोखा नहीं दूंगा, तो चिंता मत करो। लोरेथिल बोलती है नहीं मैं चिंता नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अब तुम मेरे हो और मैं तुम्हारी हूँ। और एडी बोलता है चलो ठीक है, फिर जब चीजें खत्म हो जाएंगी तो हम लोग दोबारा से मिलेंगे। लोरेथिल भी बोलती है कि हाँ मैं एल्डे ट्रेडिंग कंपनी की एक्टिंग प्रेसिडेंट रहूंगी और तुम जैसे हो वैसे ही रहोगे एडी। एडी भी बोलता है कि हाँ। लोरेथिल फिर चली जाती है। एडी अपने मन में सोचता है हम लोगों को यहाँ पर समझने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये इतना सारा रुपए है जो कि कम समय में यहाँ पर नहीं लाया जा सकता था। तो ड्यून ने बहुत लंबे समय से इन सब फंड को छुपा करके रखा था और अब वो सोच रहा था कि वो जाएगा और जा करके अकेडमी को बता देगा जा करके। आखिर वो ऐसा कैसे करेगा? जैसा कि ड्यून ने कहा था कि स्कूल जैसे ही स्टार्ट होंगे तो लोरेथिल ख़त्म हो जाएगी, और अगर देखा जाए तो फिर इंपीरियल फैमिली इन चीज़ों में आ चुकी है, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही रास्ता है। दिखाया जाता है दूसरी तरफ जहाँ पर बारिश हो रही होती है और राइटर बताता है प्रिंसेस फोनिया को जो गार्ड वापस से स्कूल छोड़ने के लिए आ रहे थे वो थे इंपीरियल गार्ड्स। और प्रिंसेस फोनिया ने खुद ब खुद सोचा था कि उसे पहले से कई ज़्यादा गार्ड मिले हैं, लेकिन प्रिंसेस फोनिया ने सोचा कोई बात नहीं, क्योंकि अभी रूट टेलर इंसिडेंट हुआ है तो ये नॉर्मल सी बात है। तभी बाहर से गार्ड चिल्लाता है ये कैरेज है प्रिंसेस फोनिया क्लियोल का और तुम जल्दी से जल्दी सामने से रास्ता साफ करो। तो सामने से ड्यून बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और हंस रहा होता है। और राइटर बताता है कि असल में ये सब का सब प्लान ये था ड्यून का। और ड्यून बोलता है मैं हूँ ड्यून ग्रेग एल्टे ट्रेडिंग कंपनी से,
इस पे जो ये वाला गार्ड होता है वो चिल्लाने लगता है कि क्या एक छोटे से मर्चेंट की इतनी हिम्मत कैसे हुई इंपीरियल गार्ड के सामने खड़े होने की। तभी बगल से एक लड़की बोलती है, हम लोग इसको संभाल लेंगे, हम लोग को तुम्हारा कॉन्टेक्ट एडवांस में ही मिला था। प्रिंसेस पर्सिका ने हम लोग को ऑर्डर दिया था कि हम लोग आर्केन आइलैंड पे जाएं और ड्यून ग्रेग को ढूंढें। और इसको देख करके जैसे ही बगल वाला गार्ड देखता है अपने मन में सोचता है कि क्या हाई रैंक का नाइट ट्यून, और मतलब इतने ज़्यादा हाई रैंक की इंपीरियल नाइट वो आखिर हमारे गार्ड्स के साथ में क्या कर रही हैं। और ये डायरेक्ट ऑर्डर था प्रिंसेस पर्सिका के साथ में। और वो गार्ड बोलती है, मैंने नहीं सोचा था कि तुम यहाँ इतनी ज़्यादा लेट रात में आओगे। तो इस पे ड्यून बोलता है, चीज़ें बहुत ज़्यादा अर्जेंट हो चुकी हैं, जो ट्रेडिंग कंपनी है वो पूरे तरीके से भगदड़ में है, तुम्हें लोरेथिल कैचलन को तुरंत ही अरेस्ट करना पड़ेगा। मैंने उसको नॉर्दर्न फॉरेस्ट में बांध करके रखा हुआ था जब मुझे एविडेंस मिले कि उसने धांधली की है रुपए की, लेकिन एड रोड टेलर फैमिली का वो उसे ले करके भाग गया और वो पक्का ही उसके साथ में काम कर रहा है, हम लोग को जल्दी करनी पड़ेगी। तभी प्रिंसेस फोनिया बाहर आती है। कौन? ये नाम सुना सुना लग रहा है, लोरेथिल कैचलन और एड रोड टेलर। इस पे ड्यून वहीं एकदम घुटनों के बल गिर जाता है और प्रिंसेस फोनिया को ग्रीट करता है और अपने मन में सोचता है, मैंने सोचा नहीं था कि प्रिंसेस फोनिया वो यहाँ पर आ जाएंगी, लेकिन ये तो और ज़्यादा अच्छी बात है क्योंकि प्रिंसेस फोनिया वो लगातार लोरेथिल कैचलन से लड़ा करती थी, तो मैं इसका यूज कर सकता हूँ। और खुश होते हुए बोलता है, लोरेथिल कैचलन और एड रोड टेलर वो एक साथ काम कर रहे हैं, हम लोग को जल्दी जल्दी उन दोनों को अरेस्ट करना पड़ेगा। और भाई अब किसी की एंट्री होने वाली है, मैं चाहता हूँ तुम लोग गेस करो, मतलब मैं सच में चाहता हूँ जल्दी से गेस करो। और कोई बोलता है कि क्या किसे अरेस्ट करना? राइटर बोलता है कि प्रिंसेस फोनिया वो एक ऐसी इंसान है जो कि नॉर्मली न्यूट्रल रहती हैं, लेकिन ये इंसान ऐसी है जो कि शायद से कुछ लोगों के बारे में कुछ ज़्यादा ही चिंता करती है। और ड्यून देख करके घबरा जाता है, लेकिन अनडाउटली वो एड रोड टेलर के साइड में है, वो होती है अपनी लूसी बोलती है, दोबारा से कहो और इस बार अपने शब्दों को सोच समझ के चुनना। हाय बैडर्स, मतलब सोते सोते बाहर आई है, लेकिन औरा देखो। फिर दिखाया जाता है सीन शिफ्ट होकर के, जहाँ पर जो टेलर होता है वो मार खा रहा होता है जिक्स से और बोलता है, आखिर तुम यहाँ पर क्यों हो जिक्स? और जिक्स इस पे बोलता है, क्या यहाँ पर सच में कोई कारण है? वेल, मैं पार्ट हूँ स्टूडेंट काउंसिल का, और तो जो तान्या रोड टेलर कहेंगी मैं उन्हीं के ऑर्डर मानूंगा, तो मैं उनके ब्रदर एड रोड टेलर के साथ में कोऑपरेट कर रहा हूँ, तो बस यहाँ से चले जाओ। तो टेलर बोलता है, आइजला किडनैप हो चुकी है। इस पे जिक्स बोलता है, मुझे पता है, तो अब गिव अप कर दो, समझे टेलर? तुम्हें वैसे भी बहुत ज़्यादा चोटें लग चुकी हैं। और अपने मन में सोचता है कि वो फर्स्ट फ्लोर पे सिर्फ और सिर्फ एल्विरा से ही तो लड़ा था, लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही इंजर्ड है। तभी वो सामने देखता है और बोलता है, आखिर ये क्या है? और दिखाया जाता है टेलर ने एक पोज ले लिया होता है। इसको देख करके वो बोलता है कि क्या ये पोज, ये तो ब्लड स्वॉर्ड्समैनशिप है। तभी टेलर बोलता है, मुझे जल्दी बता, और आगे बढ़ करके उसके आसपास बहुत ज़्यादा तेज से घूमने लग जाता है और अचानक से अटैक करता है और बोलता है, बताओ आखिर एड रोड टेलर कहाँ पर है? तो फिर जिक्स उसके अटैक को रोकता है और उसे पीछे की तरफ में धक्का देता है, लेकिन फिर से अटैक करता है तो उसको वो सह नहीं पा रहा होता है और अपने मन में सोचता है एक मेंटेलिटी जो कि बैटल में और ज़्यादा ताकतवर होती चली जाती है। टेलर जिसकी स्पिरिट कभी भी नहीं टूटती है, चाहे उसके सामने जितने भी खतरनाक ट्रायल्स क्यों ना आए, वो लगातार आगे बढ़ता जाएगा, लेकिन इसी वजह से मुझे तुम्हें रोकना पड़ेगा। और तभी जब टेलर आगे की तरफ बढ़ रहा होता है अटैक के लिए, जिक्स अचानक से उस पर अटैक करता है उसके पेट में और उसे दूर की तरफ गिरा देता है। और जिक्स बोलता है, मैं तुम्हें आगे नहीं जाने दूंगा, क्योंकि टेलर की इंजरीज अब बहुत ज़्यादा हैं। और जिक्स मन में सोचता है कि टेलर की इंजरीज वो बहुत ज़्यादा हैं। जेनिका जो कि 3rd फ्लोर पर अभी वेट कर रही है, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। स्पिरिट मैजिक वो किसी भी हालत में होल्ड बैक नहीं कर सकता है, तो इस वजह से मैं तुम्हें यहीं पर रोकने वाला हूँ टेलर से बोलता है। और फिर दिखाया जाता है सीन शिफ्ट होकर के, जहाँ पर जो आइजला होती है वो उन बीट्स को फॉलो करते करते फाइनली एडी के पास पहुँच जाती है। एडी भी बोलता है, तो तुम यहाँ पर आ गई। आइजला बोलती है, मुझे कुछ कहना है। एडी बोलता है, चाहे अब तुम कुछ भी कहो, मैं नहीं रुकने वाला हूँ,
ना ही मैं और ना ही दूसरी तरफ टेलर भी, वो भी नहीं रुकेगा। टेलर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, लेकिन फिर भी वो खड़ा हो जाता है अटैक करने के लिए। वहीं पर सामने से जिक्स ने अपने आसपास एक स्पिरिट बॉडी बुला ली होती है और बोलता है ये यूजलेस है। अगर मैं तुम्हें कहूँगा कि रुक जाओ तो इस वजह से मुझे किसी हालत में तुम्हें यहीं पर रोकना ही पड़ेगा पावर से। और अटैक करता है तो जिक्स उसकी तलवार को अपने स्पिरिट हैंड से पकड़ लेता है, लेकिन तभी शौक हो जाता है कि मैंने तो उसकी तलवार को पकड़ा हुआ है, तो आखिर मुझे चोट क्यों लग रही है। दिखाया जाता है उसके दूसरे हाथ में एक कट लग जाता है और सामने दिखाया जाता है उसने फिर से वही मतलब स्पिरिट वाली तलवार मंगा ली होती है और एक खतरनाक सा अटैक करता है। और इसको देख करके जिक्स अपने मन में सोचता है ये एकदम इम्पॉसिबल सी चीज है। यहाँ पर एक फेमस सी छोटी सी कहानी है। दो मॉन्स्टर एक स्वॉर्ड्समैन से लड़ रहे थे और वो अचानक से एकदम गायब हो गए, जैसे कि वो लोग भूत ही थे। आखिर उनका कारण क्या था? एक स्वॉर्ड स्ट्राइक जो कि इतनी ज्यादा ताकतवर है कि समझ में ही नहीं आता है सामने वाले को कि वो कभी भी एग्जिस्ट करता था। हाई रैंक की मैजिक स्वॉर्ड्समैन सिप द फैंटम स्लैश, और दिखाया जाता है वो एक खतरनाक सा अटैक करता है और जिक्स इसको देख करके अपने मन में सोचता है क्या इसका मतलब ये है कि इवन अगर मैं इस स्वॉर्ड को रोक भी दूं तब भी कई सारे स्ट्राइक्स मेरे ऊपर लग सकते हैं। और स्माइल करता है इम्प्रेसिव टेलर और स्पेयर ऑफ ग्रीनरी का यूज करता है। चलो अब इसे खत्म करते हैं, तुम अगर आगे जाओगे भी तब भी रिग्रेट ही करोगे। टेलर बोलता है ये चीज तुम्हारे डिसाइड करने के लिए नहीं है जिक्स। राइटर बताता है स्पेयर्स, स्वॉर्ड और बाकी जो भी टूल्स हैं, जिक्स सभी चीजों को फर्स्ट रेट लेवल पर यूज करता है, लेकिन फिर भी उसकी स्वॉर्ड्समैनशिप वो फर्स्ट रेट पर है। लेकिन फिर भी बहुत लंबे समय पहले एक स्वॉर्ड्समैन था जिसने की फैंटम स्वॉर्ड जो कि मॉन्स्टर को खत्म करती थी उस टेक्निक को बनाया था। एक स्वॉर्ड्समैन जो कि हर उस चीज को काट सकता था जो कि काटी जा सकती है, क्योंकि कोई भी इंसान उसके कंपैरिजन में खड़ा नहीं हो सकता था। इस वजह से उस एक अकेले इंसान के लिए लोगों ने एक टाइटल सोचा जो कि था स्वॉर्ड सेंट। दिखाया जाता है जो टेलर ने अटैक किया होता है उससे सामने से जो जिक्स का भाला होता है वो भी टूटना शुरू हो जाता है और जिक्स पर एक बड़ा सा खतरनाक सा अटैक होता है और उसका पूरा का पूरा भाला ही टूट जाता है। और वो अटैक इतना खतरनाक होता है कि आसपास की बिल्डिंग भी गिर जाती है और जिक्स उसके नीचे दब जाता है। जिक्स वहां से निकलता है, टेलर अब आगे जाना बंद करो, कुछ भी ठीक नहीं होगा, मुझे पता है आगे क्या है, तो प्लीज रुक जाओ, बस रुक जाओ, मेरी बात मानो। फिर वहां से हम लोग को सीन शिफ्ट होकर के आइसला का सीन दिखाया जाता है, जहां पर आइसला परेशान होकर के बोलती है तुमने ये नहीं कहा था कि तुम इतने ज्यादा आगे तक बढ़ोगे, इतना आगे जाने का कोई भी कारण नहीं है, सिर्फ और सिर्फ टेलर को ताकतवर बनाने के लिए। इस पे एडी बोलता है अगर मैं इतना ज्यादा आगे नहीं जाऊंगा तो हर कोई मारा जाएगा। इस पे आइसला बोलती है क्या, तो एडी बोलता है क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम मुझ पर पहली बात इस पर भरोसा करोगी, लेकिन चाहे तुम करो या फिर ना करो, लेकिन मुझे इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर तुम मुझे इतना ज्यादा प्रेशराइज कर रही हो तो शायद से मैं तुम्हें कारण बता सकता हूँ। और वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर रईना गेट खोलती है जहाँ पर जेनिका होती है और जैसे ही वो देखती है बहुत ज्यादा घबरा जाती है। राइटर बताता है हर किसी को एक टास्क दिया जाता है जो कि उन्हें निभाना पड़ता है, वो भी उस इंसान को जो कि हमेशा स्टेज के आखिरी में होता है। और रईना वहां से भाग जाती है, टेलर के एकदम बगल से गुजरती है। टेलर सामने की तरफ में देखता है जहां पर जेनिका अपने सभी मॉन्स्टर के साथ में खड़ी होती है। राइटर बताता है जो फाइनल बॉस होता है हमेशा ही उसके कंधों पर बहुत ज्यादा भार होता है, लेकिन जो स्टेज है वो पहले ही पूरे तरीके से तबाह हो चुका है, क्योंकि कुछ बॉसेस जो कि आगे जाकर के आने वाले थे वो कई महीनों पहले ही आ गए और कुछ तो पूरे तरीके से स्किप हो गए। मुझे इवन ये भी नहीं पता है कि आखिर कल क्या हो जाएगा और आखिर कब ये स्टोरी खत्म होगी, लेकिन किसी तरीके से एक चीज तो मेरे लिए क्लियर हो गई है कि इस दुनिया में अब मेरे पास में कोई भी वैसा ऑप्शन नहीं बचा है जो कि मैंने सोचा था। मैंने ये सोचा था कि मैं एकेडमी से एक डिप्लोमा ले लूंगा और अच्छी जिंदगी जीऊंगा, लेकिन अब वो पूरे तरीके से मीनिंगलेस हो चुका है। और बोलता है वो जल्द ही दोबारा से रिवाइव होगा। आइसला पूछती है क्या रिवाइव होगा,
तो फिर एडी बताता है द होली लैंस ड्रैगन, और भाई वो बहुत ज़्यादा बैडएस लग रहा होता है एडी भी, उसी के साथ में बेलब्रॉक भी। बेलब्रॉक इस ड्रैगन का नाम है। फिर वहाँ से हम लोग को सीन शिफ्ट होकर के दिखाया जाता है जहाँ पर कोई खर्राटे ले रहा होता है, सो रहा होता है। वहाँ पर क्लेयर आती है और बोलती है प्लीज उठ जाइए, आपको ड्यूटी ऑफिसर कंफर्मेशन बॉक्स को साइन करना पड़ेगा। प्रोफेसर कैलेड वो सो रहा होता है सामने एकदम घोड़े बेच करके। फिर अचानक से उठता है, तुम यहाँ पर आ गई, और क्लेयर पूछती है तुम आखिर कितने समय से सो रहे हो। इस पे कैलेड बोलता है कि चिंता मत करो, मुझे अच्छे तरीके से याद है कि तुम जब बाहर निकली थी तो मैंने तुम्हें ग्रीट किया था। इस पे क्लेयर बोलती है इसका मतलब तुम जैसे ही मैं बाहर निकली सो गए थे। वाइस प्रिंसिपल रेचल ने कहा है कि वो ट्रिक्स हॉल में आज पूरी रात रहेंगी। क्या हुआ कि उन्होंने यहाँ से गुजरते हुए तुम्हें देख लिया, और बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है। इस पे कैलेड बोलता है एक्चुअली वो औरत अभी अभी गुजरी थी, और किसने ही सोचा था वो छोटी सी बच्ची जो कि कभी डेमी ह्यूमन से भी डरा करती थी वो वाइस प्रिंसिपल बन जाएगी। लेकिन चिंता मत करो उसके बारे में, क्योंकि वो हमारे बारे में वैसे भी कुछ नहीं सोचती है। क्लियर बोलती है आखिर इसका मतलब क्या है, और वो क्या है। दिखाया जाता है वहाँ पर कुछ लेटर रखा होता है। इस पे कैलेड बोलता है कि ओ वो डॉक्यूमेंट वो मैंने पहले ही चेक कर लिया है। फिर उसकी तरफ में देखता है और बोलता है सपने में चेक किया था। और क्लियर उस पेपर को उठाती है और गुस्से में बोलती है प्लीज प्रोफेसर कैलेड। लेकिन तभी गेट खुलता है और कोई बोलता है हेलो, और दिखाया जाता है वो होती है अपनी लोरेथेल। इसको देख करके कैलेड बोलता है देखो ये कौन है, वो चालाक लोमड़ी सेकेंड ईयर की, और आखिर तुम यहाँ पर क्यों आई हो। इसको सुन करके लोरेथेल बोलती है मैं ये जानना चाहती थी कि क्या यहाँ पर वाइस प्रिंसिपल रेचल हैं, और अपने मन में सोचती है मैं यहाँ पर छुपी हुई भी रह सकती थी, लेकिन अगर वाइस प्रिंसिपल रेचल जो कि एकेडमी की साइड से ड्यून के साथ में हुई हैं तो फिर मैं उनको एक अच्छी डील दे सकती हूँ। उस वहीं पर क्लेयर अपने मन में लोरेथेल को देख करके बोलती है भले ही वो पूरे तरीके से भीग गई है, लेकिन लोरेथेल कभी भी अपना कंपोजर नहीं खोती है, वो उसका कॉन्फिडेंट एटीट्यूड और एक्सप्रेशन। और तभी लोरेथेल बोलती है रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पर कुछ ट्रबल होने वाले हैं एल्टे ट्रेडिंग कंपनी के बारे में। इसको सुन करके कैलेड बोलता है कि वेल मैं रिटर्न रिपोर्ट्स पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता हूँ, मुझे इन्फॉर्मेशन वो अच्छी नहीं लगती है जो कि आंखों में आंखें देख करके ना बताई गई हो। और खैर इसको मैं लंबे समय तक नहीं सुनना चाहता हूँ, तो 3 लाइन में समराइज करो। तो फिर लोरेथेल बोलती है जल्द ही एडवर्ड टेलर और एल्टे ट्रेडिंग कंपनी उनके लिंक एक साथ जोड़े जाएंगे और उनको इम्बेजलमेंट यानी कि पैसे की धांधली में एक आरोपी बताया जाएगा। ये आगे जा करके बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी अगर र्यूमर आसपास फैले, तो फिर मैं इसको बहुत पहले ही हैंडल करने वाली हूँ। और जैसे ही कैलेड एडवर्ड टेलर का नाम सुनता है तो उसे याद आ जाता है और बोलता है वो बहुत ज़्यादा यूजफुल लग रहा था, तो मैं उसे हाई रैंक का मैजिक सिखाने को सोच रहा था, लेकिन वो हमेशा ही बहुत ज़्यादा बिजी रहता है कि वो मुझे मिलता ही नहीं है। तभी क्लेयर बोलती है प्रोफेसर यहाँ पर बच्ची आ गई है तो मुझे ये दारू हटानी पड़ेगी। तभी कैलेड उठता है और बोलता है कि यहाँ पर 3 तरीके के लोग हैं जो कि मुझे सच में गुस्सा दिलाते हैं। पहला वो लोग जो कि अल्कोहल को वेस्ट करते हैं, दूसरा जो कि अपने कर्जे को नहीं चुकाते हैं, और तीसरा वो बास्टर्ड जो कि मेरे स्टूडेंट्स के साथ में खेलते हैं। और बहुत ज़्यादा गुस्सा लग रहा होता है और बोलता है कि एक टाइटल जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल नोबल के पास में है, उसी के साथ में टॉप स्टूडेंट इस ईयर का, ये परफेक्ट है जिस पर मर्चेंट उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। आखिर वो लोग उसको किस चीज़ के लिए फ्रेम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस पर लोरेथेल बोलती है उसकी चिंता मत करो क्योंकि मैं उसको खुद ब खुद संभाल लूंगी, क्योंकि वो मुझसे बिलोंग करता है, वो मेरा है। और भाई इस समय पर भी कितनी शांत है और कितना प्यारे तरीके से आर्ट करी गई है। और इस पे जो कैलेड होता है वो दारू की बोतल खोलता है, गट 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 पीता है, लोरेथेल से देख रही होती है। तभी कैलेड अचानक से हंसने लगता है, हा 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 हा, सच में जवान होना बहुत ज्यादा अच्छा है, वो बास्टर्ड इन चीजों में बिजी रहता था। वेल मैं जब बड़ा था ना तब मेरी भी बहुत अच्छी प्रेम कहानी थी, आखिर तुमने उस बॉडम से लड़के को कैसे पटाया। आजकल के बच्चे सच में बहुत ज़्यादा तेज हैं, पीछे से देखो भाई क्लेयर को। और वो बोल रहा होता है कि तुमने पक्का ही
होठों से होठ तो लॉक कर ही लिए होंगे ना, मतलब किस तो कर ही ली होगी ना। वेट, अब ये मत बोलना कि तुम लोगों ने वो भी संभो इतना बोल पा। तब तक क्लेयर उसके एक मारती है और बोलती है आप ये कैसी बात कर रहे हैं, ये चीज पूरे तरीके से इलीगल है। और लोरेथेल से बोलती है वाइस प्रिंसिपल रेचल वो पूरे तरीके से एल्टे ट्रेडिंग कंपनी को हेट करती हैं, तो फिर उनको तुमसे मिलना अच्छा नहीं लगेगा, तो ये अच्छा रहेगा कि तुम एक रिटन नोट लिख दो। और तभी देख करके शौक हो जाती है, क्योंकि लोरेथेल सच में उस कैलेट की बातें सुन करके बहुत ज्यादा शर्मा रही होती है। इसको देख करके क्लियर अपने मन में सोचती है कि क्या ये सच में ऐसे एक्सप्रेशन भी बना सकती है। वहीं पर दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर के दिखाया जाता है, जहाँ पर बारिश शुरू हो जाती है और क्लेवियस एल्विरा एक साथ बैठे होते हैं और उसी के साथ में जिक्स का भी सीन दिखाया जाता है, जो कि बाहर निकलता है और अपने मन में सोचता है मैं आशा करता हूँ सब कुछ सेफ हो। तभी दिखाया जाता है वही ब्लास्ट टाइप में होता है और अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अपनी जेनिका कई सारे बीस्ट को निकाल करके खड़ी होती है और वही बेलब्रॉक एक अटैक करता है। टेलर का एलिमेंटल स्लैश वो ऐसी एलिमेंट की जो भी स्पिरिट है उनके खिलाफ थोड़ा सा कमजोर हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद एक्ट 1 में लोरेथेल ने टरकान यानी कि एक फायर स्पिरिट को हरा दिया था। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, दिखाया जाता है वो जैसे ही अटैक करता है तो पीछे गिरता है जाकर के, और राइटर बताता है प्रॉब्लम बस ये है कि वो टरकान को काट नहीं सकता है। और वहीं पर टेलर बोलता है आखिर तुम लोग इतना आगे तक क्यों बढ़ रहे हो उस आदमी के लिए, आखिर तुम लोग क्यों उसके लिए खड़े हो। इस पे जेनिका बोलती है ये इतना भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, अगर एडी एक विलन बनना चाहता है तो फिर मैं भी यहाँ पर एक विलन ही हूँ। भाई ये होती है अपनी खतरनाक गुंडी बहुत प्यारी लग रही होती है। वहीं टेलर उठ जाता है फिर से अटैक के लिए। एडी बताता है क्योंकि वही एक अकेला इंसान है जो कि होली लैंस ड्रैगन बेलब्रॉक को मार सकता है। इस पे आइजला बोलती है ये इम्पॉसिबल है, क्या आप ये कह रहे हैं ग्रेट सेज सील वो टूट जाएगी और होली लैंस ड्रैगन दोबारा से रिवाइव हो जाएगा, आखिर आपको कैसे पता सीनियर। इस पे एडी बोलता है ये मायने नहीं रखता है, तुम मुझ पर भरोसा करो या फिर ना करो, लेकिन यही सच है। तो आइजला बोलती है ये पागलपन है, इवन भले ही ये सच हो तो फिर क्या ये सेंस भी बना रहा है कि टेलर ऐसी कोई चीज कर पाए। मैंने देखा था जो तुमने रास्ते में वहां पर लिखा हुआ था, ऐसा लगता है जिसके साथ में समस्या है वो तुम हो। एल्विरा, जिक्स, जेनिका, ट्रेंक्याना, क्या तुम्हें सच में लगता है वो इन जैसे लोगों को पार करके यहाँ पर आ पाएगा? क्या तुम्हें सच में लगता है क्या, या फिर तुम किसी इल्यूजन में जी रहे हो? तब तक एडी जाता है उसकी कॉलर पकड़ लेता है। भाई मतलब बराबरी है पूरे तरीके से समझ रहे हो, फेमिनिस्ट है भाई, समझा करो अपना लौंडा। और एकदम गुस्से में उसके कॉलर पकड़े हुए बोलता है मुझे पता है कि तुम मुझ पर भरोसा नहीं कर सकती हो और मुझे फर्क भी नहीं पड़ता है, तुम चाहे मुझे ट्रीट करो एक पागल आदमी के तरीके या फिर एक डरपोक जो कि बेकार से एक्सक्यूजेस बनाता है, लेकिन फिर भी आखिर तुम किस तरीके से उस पर भरोसा नहीं कर सकती हो। और सच में बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। वहीं दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर के दिखाया जाता है टेलर को अलग अलग सी आवाजें आ रही होती हैं, जैसे कि भाग जाओ, अब तुमने बहुत ज्यादा कर लिया है, अपनी तलवार को नीचे रखो, बस ठीक है अब तुम हार मान सकते हो, तुमने बहुत कुछ कर लिया है, तुम जितना कर सकते थे। तभी टेलर बोलता है नहीं मैं और भी करूंगा, और एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है और दिखाया जाता है टेलर फायर स्पिरिट की गर्दन ही काट देता है। और राइटर बताता है ये एक ऐसी तलवार है जो कि हर एक चीज को काट सकती है। दिखाया जाता है टेलर भी वहां पर गिर जाता है और बेहोश टाइप में हो जाता है। इसको देख करके दूसरे स्पिरिट बोलते हैं ये सच में बहुत ज्यादा पावरफुल इंसान है। इस पे जेनिका भी बोलती है कि हाँ टरकान सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल था और इसने उसे काट दिया। और स्पिरिट बोलती है लेकिन अब वो थक चुका है, तो ऐसा लगता है ये अच्छी बात है। तभी वहाँ पर जिक्स आता है और बोलता है तो फाइनली खत्म हो गया जेनिका। जेनिका भी बोलती है कि हाँ जिक्स। इस पे जिक्स बोलता है मैं टेलर को हैंडल कर लूंगा, तुम जाओ और रेस्ट करो जा करके जेनिका। जेनिका बोलती है ठीक है, बस मुझे एडी को इस सिचुएशन के बारे में बताना है तो मैं कैंप जा रहा हूँ। इस पे तभी वो शॉक हो जाती है, पीछे से टेलर उठ जाता है तो एडी कैंप पर है, ठीक है, और एक स्टांस लेकर के खड़ा हो जाता है। और राइटर बताता है एक खतरनाक टेक्निक जो कि फर्स्ट शॉर्ट सैंड के द्वारा बनाई गई थी, जब उन्होंने
विटनेस किया था ब्लड स्वॉर्ड्समैनशिप को, तो उन्होंने बनाया डेथ थ्योरीज। और उससे पहले जब उसकी पूरी एनर्जी खत्म हो चुकी होगी और वो लगभग अपनी कॉन्शियसनेस खोने ही वाला होगा, तब तुम कुछ समय के लिए अपनी पावर को रिस्टोर कर सकते हो और लंबे समय तक थोड़ी देर के लिए फाइट कर सकते हो। और दिखाया जाता है वहीं पर जेनिका बोलती है क्या तुम उड़ गए, और तभी टेलर एक अटैक करता है जिससे कि उसके पीछे के सारे स्पिरिट तो कटते ही हैं, उसके साथ में इतना बड़ा सा ब्लास्ट होता है कि वो बिल्डिंग पूरे तरीके से ही टूट जाती है और उसका मलबा नीचे गिरना शुरू हो जाता है। कई समय तक मलबा गिरने के बाद में वहां पर एक जगह से टेलर निकलता है और वहां से निकलते हुए आगे जाते हुए अपने मन में सोचता है मुझे पता है मेरे पास में लगभग बिल्कुल वक्त नहीं बचा है, मैं जल्द ही बेहोश हो जाऊंगा। और आगे बढ़ रहा होता है, सामने की तरफ में देखते देखते चल रहा होता है, आंखें बंद करता है और बोलता है उससे पहले कि मैं बेहोश हूँ, मैं एडवर्ड टेलर को अपने इन्हीं हाथों से काट के बेहोश होऊंगा। और दिखाया जाता है जहाँ पर एडी ने एक पेड़ पर लिखा होता है कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ टेलर। तो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। डिड यू लाइक द वीडियो? आई डोंट नो, जैसा भी हो तुम लोग बताना है ना। और उसी के साथ में नेक्स्ट एपिसोड जल्दी आएगा। अब मुझे लगता है कि अब मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा वीडियो बनाने का, तो अब से मैं ट्राई किया करूँगा जो हमारे रेगुलर मानवाज हैं उनके एक एक वीडियो लाता रहूँ, समझे, हफ्ते भर में, तो जिससे तुम लोगों को हफ्ते भर में एटलीस्ट 3 वीडियो मिल जाएंगे छोटे छोटे। और अब मैं थोड़े समय के लिए बिजी होने वाला हूँ। देखो अभी तक जितना तुम वीडियो देख रहे थे ना वही मेरा बेस्ट था, अब मैं इससे ज़्यादा कर नहीं सकता हूँ, समझे, वो मेरा बेस्ट था। भाई मैं ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाता हूँ, समझे। खैर लेकिन मैं तुम्हें सही बताऊँ तो फिर मुझे लगता है कि अब हम लोग को ये लंबे फॉर्मेट से थोड़ा छोटे फॉर्मेट पर शिफ्ट हो जाना चाहिए। जैसे हम लोग पहले 8-8 मिनट के 3 वीडियो डालते थे वो चालू कर सकते हैं, या फिर हम लोग 20 से 30 मिनट का रेगुलर हर एक दिन एक एक वीडियो ला सकते हैं। तुम लोग इस पर अपने सजेशन दे सकते हो, लेकिन मुझे अब यही लगता है कि अब यही ज़्यादा फीजिबल चीज़ है, मतलब यही अचीवेबल है ना, समझा करो। तो तुम लोग अपने ओपिनियन दे सकते हो कमेंट बॉक्स में, बाकी लाइक और सब्सक्राइब मार सको तो मार दो। टिल देन टाटा, टेक केयर, बाय बाय।